नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम पिछली बार की तरह आज एक और नई कहानी सुनते हैं और कुछ अच्छा सीखते हैं। आज की कहानी का नाम है नमक का दहेज। बूढ़ा राजपूत योद्धा विजय मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसने अपनी जिंदगी में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत युद्ध जीते थे। उसके दो बेटे थे, अजय और अजीत, जो उससे बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत चाहते थे और हमेशा उसका आदर किया करते थे। अजय तो बड़ा था, जवान हो चुका था, पर अजीत अभी किशोर ही था। उनके पिता ने अजय से कहा, बेटे, अपने भाई की अच्छी तरह देखभाल करना, उसे बहुत बहादुर, ताकतवर और भला इंसान बनाने की सीख देना। थोड़े ही दिनों बाद विजय चल बसा। दोनों बेटे बहुत रोए। अब घर की जमीन जायदाद सभी की जिम्मेदारी अजय पर थी। यह कठिन मेहनत का काम था, पर उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसकी एक ही तमन्ना थी कि उसका छोटा भाई बहुत बहादुर, ताकतवर और भला इंसान बन सके। अजीत का सारा समय घुड़सवारी करने, शिकार खेलने और तीरंदाजी करने में ही बीतता था। सारे इलाके में उससे अच्छा तीरंदाज दूसरा कोई न था। उसने तलवार चलाना भी सीखा और कुछ ही टाइम में वह राज्य में सबसे अच्छी तलवार चलाने लगा। अब वह लंबा, तगड़ा, सुंदर नौजवान बन गया। उसके सभी जानने वाले उसे दिल से चाहते थे और उसकी तारीफ किया करते थे। अजय अपने छोटे भाई अजीत को बेहद चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था, मगर अजय की पत्नी को अजीत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसका ख्याल था कि अजीत को भी खेती बाड़ी में उसके पति की मदद करनी चाहिए। एक दिन अजीत लौटकर घर आया तो भाभी ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे सारे काम मैं ही करती फिरूं क्या? अजीत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकाल कर खाने बैठ गया। लेकिन पहला ही कौर मुंह में रखा तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया। उस दिन उसकी भाभी ने जानबूझकर उसके खाने में नमक नहीं डाला। अजीत ने कहा, क्यों भाभी, क्या हुआ जो आज आपने खाने में नमक नहीं डाला? कितना बेस्वाद लग रहा है खाना। भाभी चिढ़कर बोली, मैं कोई तुम्हारी रसोइया हूँ? अगर तुम्हें नमक डला हुआ खाना चाहिए ना, तो जाकर सांभर की राजकुमारी से शादी कर लाओ। सांभर राजस्थान का एक राज्य है। वह अपनी नमक की झील के कारण प्रसिद्ध था। तो आप चाहती हैं कि मैं सांभर की राजकुमारी के साथ शादी कर लूं? सौगंध लेता हूं कि सांभर की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। अजीत उसी समय घोड़े पर सवार होकर सांभर की ओर चल पड़ा। 2-3 दिन की यात्रा के बाद वह सांभर जा पहुंचा। पहुंचते ही राजा से मिलने सीधा राजमहल की ओर चल दिया। उसने राजा से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी के लिए हाजिर हुआ हूँ। राजा ने उसे देखकर, सुंदर, सुडौल, ताकतवर नौजवान देखकर राजा को वह एक ही नज़र में भा गया। अजीत के बोलने के ढंग से भी और सभ्यता से भी राजा उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए उसे महल के पास एक मकान भी दे दिया। नौकरी पाकर अजीत बहुत खुश हुआ। एक दिन सांभर का राजा ढेर सारे अंगरक्षकों को लेकर शिकार खेलने निकला। घोड़े पर सवार वह इतनी तेजी से चल रहा था कि सिर्फ अजीत ही उसके साथ चल पाने में सक्षम था और सभी पीछे रह गए। अजीत और राजा तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगलों में बहुत दूर निकल गए। तब तक राजा बहुत थक गया। वह सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उससे नींद आ गई। जंगल में एक से एक खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए अजीत राजा की
पहरेदारी करने लगा। अचानक सामने की झाड़ियों से एक चीता निकला। राजा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ ही रहा था कि चीते ने उसकी ओर छलांग लगा दी, मगर अजीत फुर्ती से झपटा और चीते से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। थोड़ी ही देर में भयानक लड़ाई के बाद चीते और अजीत ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही खुद भी बेहोश होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। राजा अजीत के और चीते की लड़ाई देख रहा था। उसकी दिलेरी और स्वामी भक्ति देखकर वह वाह वाह कर उठा। पर जब उसने अजीत को घायल होकर बेहोश होते देखा तो उसका मन बहुत हाहाकार कर उठा। उसने आगे बढ़कर अजीत का सिर अपनी गोदी में रख लिया, अपने हाथों से उसे हवा देने लगा। थोड़ी देर में शिकारी दल भी वहां सभी लोग आ पहुंचे। उनकी मदद से अजीत को जल्दी जल्दी महल के पास पहुंचाया गया। वहां उसे एक खास कमरे में रखा गया। उसके इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया गया। कई दिन तक अजीत की हालत में कोई सुधार ना हुआ तो लोग सोचने लगे कि पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके साथ साथ राजकुमारी को भी उसकी चिंता होने लगी। राजा रानी तो उसे पहले ही बहुत चाहने लगे थे। कुछ दिन बीते। अजीत की तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा। लोगों को पता लगा कि अब अजीत बच जाएगा तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ उठी। कुछ ही हफ्तों में चारपाई से उठा अजीत और फिर जल्दी ही पूरी तरह से अच्छा हो गया। एक दिन राजा ने अजीत को पास बुलाकर कहा, अजीत, तुमने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया है। इसके लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? अजीत ने कहा, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया। मैं तो आगे भी खुशी से ऐसा करने को तैयार हूँ। अपने बहादुर अंगरक्षक की बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें यह जताने की और मैं महारानी तुम्हें कितना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है। राजा ने कहा, और वह उपाय है कि हम तुम्हारे साथ हमारी राजकुमारी की शादी कर दें। क्या तुम्हें यह मंजूर होगा? अजीत ने कहा, यह तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है महाराज। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजकुमारी से विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जब लोगों ने सुना राजकुमारी की शादी अजीत से होने वाली है तो राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी और इस राजसी विवाह की तैयारी जोर जोर से शुरू हो गई। राजा रानी आपस में विचार करने लगे कि दहेज में क्या दिया जाए। कितने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कपड़ा, ऊंट, घोड़े, क्या क्या दिया जाए। तभी अजीत ने राजा के पास आकर एक विचित्र निवेदन किया। हाथ जोड़कर अजीत ने कहा, महाराज, मुझे सोना चांदी जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ दहेज में एक चीज चाहिए। राजा ने पूछा, बताओ क्या चाहिए? अजीत ने जवाब दिया, आप मुझे सांभर नमक से लदे 100 ऊंट दहेज में दें। इस अजीब बात को सुनकर राजा रानी दोनों ही चकित हो गए, परंतु जब अजीत ने नमक का ही दहेज देने पर जोर दिया तो वो भी मान गए। विवाह होने के बाद राजकुमारी और उसके पति ने राजा और रानी को प्रणाम किया और विदा लेकर अजय के घर की ओर रवाना हो गए। घर पर पहुंचते ही अजय अजीत को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों खुश होकर एक दूसरे के गले मिले। इसी खुशी के मारे दोनों की आंखें छला गईं। इसके बाद अजीत अपनी दुल्हन को लेकर भाभी के पास पहुंचा। भाभी के पैर छूकर उसने कहा, देखिए भाभी, यह सांभर की राजकुमारी है। मैं इसे ब्याह लाया हूँ और ये अब आपके साथ सारे कामकाज में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा बतौर दहेज के मुझे इतना सारा नमक मिला है कि जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर अजीत की भाभी रोने लगी। उसने अपनी उस बात पर बहुत अफसोस किया था
जिस बात से अजीत घर छोड़कर गया था। उसने प्रेम से राजकुमारी बहू का बहुत स्वागत किया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान को नीचा या छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक इंसान में अपनी खुद की कुछ अहमियत होती है। तो इसी संदेश के साथ मैं आज अपनी कहानी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।